जी, तो अब हम बी टू बी गाइडलाइंस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लेते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। इसमें एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो जुरिस्डिक्शंस हैं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। दोनों में, एक में कंट्री ए में एक सप्लायर है और कंट्री बी में एक कस्टमर मौजूद है। और अगर हम देखें इनके नाम से कंपनी एस और कंपनी ए, तो नज़र आता है कि दोनों के दोनों ही बिजनेसेस हैं। तो हमें पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि कस्टमर बिजनेस है, और हमें यहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि कस्टमर की लोकेशन जो है वो कंट्री बी है। तो अपेरेंटली बस इसको देख के ही अगर हम देखें जो हमारा गाइडलाइन 3.2 है, जिसमें कस्टमर की लोकेशन को प्रॉक्सी बनाया गया है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कस्टमर जो है वो बेस्ड है कंट्री बी में, तो फिर टैक्सेशन के राइट्स कंट्री बी में ही अक्रू होंगे। अदरवाइज जो इस एग्जांपल के फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि कंपनी एस जो है वो एक एनालिस्ट है रिटेल फूड मार्केट की, जबकि कंपनी ए जो है वो एक बिजनेस है रिटेल फूड का। कंपनी ए कंट्री बी के अंदर मौजूद है, यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है। अब ये कंट्री ए में भी बिजनेस करना चाहती है, और कंट्री ए में एंटर होने से पहले अपनी राइट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनानी चाहती है, और उसके लिए इसको कंट्री ए की जो फूड रिटेल मार्केट है उसका एनालिसिस करवाना है, और वो उसके लिए फिर एंगेज करती है कंपनी एस को, उसके साथ एग्रीमेंट करती है। तो दोनों के दरमियान जो बिजनेस एग्रीमेंट है उसको अगर हम देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा कि भाई इसमें कौन कस्टमर है, कौन सप्लायर है, कस्टमर कहाँ बेस्ड है, और सप्लायर जो है सर्विसेज का वो कहाँ पे बेस्ड है। इसको हमने सर्विस वन का नाम दिया है यहाँ पे। अगर हम टैक्सेशन को देखें तो टैक्सेशन हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। अब वो न्यूट्रलिटी किस तरह से अचीव होती है? वो न्यूट्रलिटी अचीव होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस्तेमाल करके। जिससे होता ये है कि जो ओरिजिन बेस्ड का जो कंट्री है उसका वैट जो है वो फिर कस्टमर की जुरिस्डिक्शन में नहीं जाता, सिर्फ फिर कस्टमर जो है वो वैट चार्ज करता है। देखते हैं क्विकली ज़रा। देखिए यहाँ पर कंपनी एस जो है वो जब ये सर्विस देगी कंपनी ए को, तो वो अपने मुल्क में इसको ज़ीरो रेट करेगी, जिसकी वजह से उसको इनपुट एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी। और फिर जब ये सर्विस जो है ये कंट्री ए से कंट्री बी तक पहुंचेगी, तो फिर इसके अंदर कंट्री ए का वैट का एलिमेंट नहीं होगा। कंट्री बी में कस्टमर कंपनी ए कंट्री बी का जो वैट है उसका जो एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से इस अमाउंट के ऊपर आउटपुट टैक्स जो है वो चार्ज करेगी, और फिर एडमिसिबल इनपुट जो भी होगा उसकी इनपुट एडजस्टमेंट ले लेगी। यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख लें कि अगर मिसाल के तौर पे 100% आउटपुट के अगेंस्ट 100% इनपुट एडजस्टमेंट मिल रही है, और जो अल्टीमेट इफेक्ट है इसका वो निल है, तो फिर इस सूरत में बाज़ औक़ात में भी अगर फर्ज करें कंट्री बी की जुरिस्डिक्शन जो टैक्स अथॉरिटी है वो अलाउ कर देती है कि ऐसी सूरत में आपको ऐसी ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इस हवाले से कंट्री बी को अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी ए को। या कंट्री बी की जो जुरिस्डिक्शन है वो चाहती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि नहीं, चाहे 100% भी इनपुट मिल रहा हो, स्टिल आपको अपनी ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट ज़रूर करना है। तो इस हवाले से भी अवेयरनेस राइट जो है वो इंफॉर्मेशन देना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल इस छोटी सी एग्जांपल के अंदर हमें पता लग गया कि हम बी टू बी में गाइडलाइन 3.2 को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर की लोकेशन जो है उसको हम प्रॉक्सी बनाते हैं, जिससे फिर हमें पता लग गया कि कंट्री बी जो है वहाँ पर टैक्सेशन के राइट्स जो हैं वो अक्रू होंगे।